मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकेंड ऑनर्स, पेपर सेकेंड भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र। इससे पहले हमने भूगोल की प्रकृति, अर्थ और विषय क्षेत्र के संदर्भ में बात की थी और विस्तार से उसे जानने का प्रयास किया कि वास्तव में भूगोल जो विषय के रूप में हम पढ़ते हैं उसकी प्रकृति और उसकी जो आत्मा है वो क्या है। आज हम उसी टॉपिक से आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। भूगोल के तत्व, यानी भूगोल को पढ़ने के लिए हमें जिन साधनों की आवश्यकता है वे साधन इस पृथ्वी पर उसके तत्व के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि भूगोल के तत्व क्या हैं, जिन तत्वों से मिलकर यह भूगोल विषय बना है। एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के तत्व। इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय क्रियाओं एवं इनको प्रभावित करने वाले भौगोलिक या पर्यावरणीय कारकों के संदर्भ में किया जाता है। ये जो वाक्य है ये हमारे भूगोल का मूल है या भूगोल का आधार है। इसे समझने का प्रयास करें। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन, पृथ्वी तल यानी इसको अंग्रेजी में अर्थ सरफेस कहते हैं और हमारी भूगोल की समस्त परिभाषाओं में यह शब्द अनिवार्य रूप से अपना स्थान बनाए हुए है। यानी पृथ्वी तल का अध्ययन हमें करना है भूगोल में, लेकिन यह पृथ्वी तल किस रूप में हम इसको देखते हैं? मानवीय क्रियाओं और इनको प्रभावित करने वाले भौगोलिक पर्यावरणीय कारकों के संदर्भ में इसको हम देखते हैं। यानी मनुष्य को केंद्र मानकर या मनुष्य को केंद्र में रखकर पृथ्वी तल का अध्ययन, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह भूगोल का विषय वस्तु बनता है। अन्यथा भूगोल अगर सिर्फ पृथ्वी तल का ही अध्ययन होता तो यह एक फिजिकल साइंस होता। तो पृथ्वी तल का अध्ययन किसके संदर्भ में किया जाता है? मानवीय क्रियाओं और इसको प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय अथवा भौगोलिक कारकों के संदर्भ में। तो इस प्रकार से पृथ्वी तल वास्तव में भौतिक और पर्यावरणीय घटकों का एक समूह है और इसका अध्ययन यह मानव समुदाय को किस रूप में प्रभावित करता है और मानव समुदाय इसको किस रूप में प्रभावित करता है, इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंध है उन्हीं को हम भूगोल में पढ़ते हैं या भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वे कौन से तत्व हैं जिनके आपस के संबंध को हम भूगोल में स्थान देते हैं। हम्बोल्ट का एक कथन है, पृथ्वी तल भौगोलिक क्रियाओं का क्षेत्र है। पृथ्वी तल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जिसे हम अर्थ सरफेस के नाम से जानते हैं, इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये चारों स्फीयर यानी चारों मंडलों का एक सम्मिलित प्रभाव या सम्मिलित स्वरूप है। हिंदी में यदि हम इसको समझें तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, इस प्रकार से ये चारों मंडल मिलाकर पृथ्वी तल है और इसके जो विभिन्न घटक हैं जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या एक दूसरे को उससे संबंधित हैं, उसे प्रभावित करते हैं, उन सबको जानना और वह जानने का जो प्रयास है वह किसके संदर्भ में किया जाता है? मनुष्य उनसे कैसे प्रभावित होता है और मनुष्य उनको कैसे प्रभावित करता है। इस प्रकार से मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का विज्ञान भूगोल है और पृथ्वी तल इस भौगोलिक क्रियाओं का क्षेत्र है, यानी पृथ्वी तल इस भौगोलिक क्रियाओं का आधार है। अब सबसे पहला जो भूगोल का तत्व है वो क्या है? लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी तल या ग्लोब पर अवस्थिति। पृथ्वी तल या ग्लोब पर अवस्थिति से अभिप्राय पृथ्वी जो कि एक ग्लोब की तरह है या एक गेंद की तरह है,
इस पर कोई स्थान कहाँ पर स्थित है, और इस स्थिति को कई अर्थों में या कई संदर्भों में हम जानने का प्रयास करते हैं। और यह भूगोल का एक ऐसा प्रमुख तत्व है जिसके बिना हम किसी स्थान और पृथ्वी के अंतर संबंधों को नहीं ज्ञात कर सकते या नहीं समझ सकते। इसकी आगे की जो एक स्लाइड है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एक ग्लोब पर पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसकी अवस्थिति हो सकती है। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्लोब है इसको आप ध्यान से देखें। इस पर एक ग्रिड बना हुआ है अक्षांश देशांतरी रेखा जाल का। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं खींची हुई है वे रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और जो पूर्व पश्चिम दिशा में जो खींची हुई रेखाएं हैं वे है अक्षांश रेखाएं। और इन दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बना हुआ जो जाल है यह पूरी पृथ्वी पर बना हुआ है। वास्तविकता यह है कि ये एक काल्पनिक, जिसको कहना चाहिए कि काल्पनिक अक्षांश देशांतरी रेखा जाल है। वास्तव में ये पृथ्वी पर बना हुआ नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर किसी स्थान या क्षेत्र का यदि हम स्थिति जानने का प्रयास करें तो हम उसके अक्षांश देशांतर के द्वारा यह जान सकते हैं कि वह पृथ्वी रूपी ग्लोब पर कहाँ स्थित है। और इस प्रकार से पृथ्वी के संदर्भ में ग्लोब जो है एक महत्वपूर्ण स्थिति है, यानी ग्लोब पर स्थिति जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर कोई स्थान उत्तरी ध्रुव के पास है तो इसका अभिप्राय ये हो गया कि उसका अक्षांश और देशांतर क्या है। हम सामान्यतः अपने भूगोल के अध्ययनों में इस प्रकार से बात करते हैं कि ये मध्य अक्षांशों में फैले हुए देश हैं, ये उत्तरी अक्षांशों में फैले हुए देश हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में फैले हुए देश हैं, या ये भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो संदर्भ है वह संदर्भ उसकी स्थिति को बताता है कि वह स्थान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वह ग्लोब पर कहाँ है। और ग्लोब पर उस स्थान की स्थिति पता पड़ने पर बहुत सारी बातें जो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई सामान्य घटनाएं हैं, जो सामान्य विशेषण है, गुण है, वे गुण उसके साथ ही वहाँ पर उद्घाटित होते हैं। और इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी पर या ग्लोब पर अवस्थिति, इसमें अक्षांश देशांतरीय स्थिति, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अक्षांश देशांतरी जो जाल है वह पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की ज्यामितीय, या जिसको हम कहना चाहिए कि अक्षांश देशांतरीय स्थिति को बताता है। और यह लोकेशन उस स्थान की ग्लोब पर क्या स्थिति है और ग्लोब के संदर्भ में वह क्या स्थान रखता है इसको उद्घाटित करता है। इसके बाद हम दूसरी प्रकार की स्थिति देखते हैं जिसमें सामुद्रिक एवं स्थलीय स्थिति है। सामुद्रिक और स्थलीय स्थिति, यानी कोई क्षेत्र समुद्र के पास है अथवा समुद्र से दूर है या स्थलीय भाग है। इस प्रकार की स्थिति भी भूगोल का एक प्रमुख तत्व माना जा सकता है, क्योंकि समुद्र का भी प्रभाव उस क्षेत्र पर पड़ता है जो उसके भौतिक स्वरूप को और वहाँ पर जो जलवायु है, वहाँ के मनुष्य हैं, उनके कार्यकलापों को सबको प्रभावित करता है। कई देश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं, और समुद्र के किनारे होने के कारण समुद्र के प्रभावों से उन्हें लाभ भी होता है और उनकी हानियाँ भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अब यदि हम समुद्री प्रभाव और अक्षांश देशांतरीय स्थिति को एक साथ मिलाकर देखें तो हम देखेंगे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास जो देश हैं, यदि उनके किनारे समुद्र है तो वे गर्म समुद्र हैं, वर्ष भर खुले रहते हैं, और वहाँ पर जो जलवायु है उस पर समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके विपरीत यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्री देशों को देखें तो वहाँ पर जो समुद्र है उस समुद्र का या उस सागर का जो जल है वो सर्दियों में लगभग 6 महीने तक ढका रहता है, जमा रहता है, बंद रहता है, और शीत सागर के रूप में वो है। रूस का जो उत्तरी भाग है, पूरा तटवर्ती भाग, वह आधे समय तक यानी वर्ष के आधे समय तक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा वाला जो उत्तरी भाग है, हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड का उत्तरी भाग, यह आधा भाग शीतकाल में समुद्र जम जाता है, और इस कारण से वो
एक्सेसिबल, या जिसको हम कह सकते हैं कि गम्यता धारण नहीं कर पाता। तो समुद्र का जो प्रभाव है वो किसी स्थान को किस रूप में प्रभावित करता है उसे हमने जाना। इसी तरह से कुछ देश ऐसे हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जो स्थलीय स्थिति रखते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की स्थिति रखते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत के उत्तर में जो नेपाल देश है या भूटान देश है, ये देश चारों तरफ से स्थलीय भागों से घिरे हुए हैं। इसी प्रकार से एशिया के अंदर, मध्य एशिया में यदि हम देखें तो मंगोलिया एक ऐसा देश है जो रूस और चीन के साथ उसकी सीमाएं लगती है, और वो एक लैंड लॉक्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में जब वह कोई क्षेत्र जो समुद्र से बहुत दूर है या समुद्र की गम्यता उसे प्राप्त नहीं है, तो उसके जो डिसएडवांटेज हैं, उसकी जो हानियां हैं, वो उसे भुगतनी पड़ती है या उनसे परेशान रहते हैं। लेकिन इसी तरह से मध्य एशिया या मध्य एशिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाते हैं। तो ऐसे देश जो चारों ओर से दूसरे देशों से घिरे हुए हैं, जहाँ पर उस समुद्र में उनके गम्यता नहीं है, तो उसका प्रभाव वहाँ के मानव समुदाय पर, वहाँ के क्रियाकलापों पर, वहाँ की जलवायु पर, सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक भूगोल का महत्वपूर्ण तत्व है कि अवस्थिति में हम समुद्र और स्थलीय स्थिति दोनों को कंसीडर करते हैं, उन्हें महत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है तटीय स्थिति या प्रायद्वीपीय स्थिति। किसी क्षेत्र का तट कैसा है, यह भी उसके भौगोलिक कारकों में से एक है, भौगोलिक तत्वों में से एक है। तो यूरोप को यदि ध्यान से देखें तो उसका जो तट है वो अत्यंत कटा फटा है। उत्तरी यूरोप के जो तटवर्ती भाग है वे फियोर्ड तट रूपी हैं, जहाँ पर फियोर्ड तटों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर गहरी खाइयाँ स्थलीय भागों के भीतर तक प्रवेश कर चुकी है। तो अत्यंत कटाफटा होने के कारण संपूर्ण यूरोप का कोई भी भाग समुद्र से 500 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। तो समुद्र का जो समकारी प्रभाव है, एक तो ये समुद्रीय स्थिति होने के कारण उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि वह तट अत्यंत कटा-फटा है, इसका अभिप्राय ये है कि जैसे इटली को आप देखें, यूगोस्लाविया या चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस को आप देखें, स्पेन को आप देखें, पुर्तगाल को आप देखें, तो ये सभी समुद्र, इसका अधिकांश जो इसका सीमा है, वह तटवर्ती भाग, समुद्र का तटवर्ती भाग है। ऐसी स्थिति में समुद्र का जो प्रभाव है, या जिसको भी कह सकते हैं कि यहाँ के निवासियों पर समुद्र का क्या प्रभाव है, उसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ की जो सभ्यताएं हैं वो सी ओरिएंटेड सभ्यताएं कहलाती है, समुद्रोन्मुखी सभ्यताएं हैं, जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए समुद्र की ओर देखती है। अगर वे भोजन की आवश्यकता उन्हें है तो वे समुद्र की ओर देखते हैं, परिवहन की आवश्यकता है तो वे समुद्री मार्गों का चयन करते हैं, और समुद्र उन्हें आकर्षित करता है, उन्हें प्रभावित करता है और उन्हें साहसी बनाता है। और इस प्रकार से समुद्री यात्राओं में और विभिन्न प्रकार के जो ऐसे अननोन एक्सपीडिशन अभियान हो, उसके अंदर इन देशों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि समुद्र के निकटता के कारण और समुद्र का जो चैलेंज है वो हमेशा उनके सामने रहता है उस समुदाय के। और इस प्रकार से समुद्र और वहाँ के मानवों के मध्य एक अंतर संबंध हमें इसमें दिखाई देता है। इसके विपरीत ऐसे देश जिनकी सभ्यताएं लैंड ओरिएंटेड है, यानी स्थलोन्मुखी सभ्यताएं हैं, जैसे भारत है। भारत का यद्यपि दक्षिणी भाग जो है समुद्री तटवर्ती भाग है, लेकिन चूँकि भारत का समुद्र तट कटा-फटा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं है, इस कारण से दक्षिण भारत का भी अधिकांश भाग जो है वो स्थलीय सभ्यता या स्थलोन्मुखी सभ्यता रखता है। तो भारत जो है वो एक स्थलोन्मुखी सभ्यता और संस्कृति वाला देश है। इस कारण से जैसा हम महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनमानस, भारतीय समाज और इसके क्रियाकलाप मुख्यतः भूमि से संबंधित है, न कि समुद्र से संबंधित है। ये एक उदाहरण है जिसमें हम तटीय
जो स्थिति है उसको और स्थलीय स्थिति को एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक प्रायद्वीप शब्द आया है। प्रायद्वीपीय स्थिति यानी तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति, प्रायद्वीपीय जो स्थिति है, जैसा मैंने आपको इसके पूर्व बताया कि यूरोप के अधिकांश देश जैसे इटली है, ग्रीस है, यूगोस्लाविया है, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनमें अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायद्वीपीय स्थिति रखते हैं और समुद्र में गम्यता इससे बढ़ जाती है, समुद्र का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है और इस प्रकार से समुद्र बहुत अधिक मात्रा में वहाँ के मानवीय क्रियाकलापों को, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को, वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें तटीय, समुद्री और प्रायद्वीपीय ये सभी स्थितियाँ भिन्न भिन्न रूप से किसी क्षेत्र के को प्रभावित करती है और एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है। इसके बाद हम स्थिति के अंदर कुछ और जानना चाहेंगे, जैसे महाद्वीपीय। महाद्वीपीय स्थिति से अभिप्राय एक ऐसा क्षेत्र जो विशालता, उसकी विशालता इतनी ज़्यादा है कि वह एक महाद्वीपीय स्वरूप रखता है। महाद्वीपीय स्वरूप से अभिप्राय जिसमें भिन्न प्रकार की जलवायुएँ, भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, भिन्न प्रकार के स्थलीय प्रारूप, भिन्न प्रकार के मौसम, सभी कुछ बहुत ही विविधता युक्त उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उसे महाद्वीपीय स्थिति कहा जा सकता है, जिसका आकार बहुत बड़ा हो, जो कई अक्षांश देशांतरों में फैला हो, जिसके कई जलवायु कटिबंध हों, पृथ्वी पर उसका फैलाव बहुत बड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो महाद्वीपीय प्रकार की स्थिति रखते हैं। जैसे रूस के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। उसका जो अधिकांश भाग है वो एशिया के अंदर है, यद्यपि वह निर्जन प्रकार का है, जबकि उसका जो भाग रूस के अंदर फैला हुआ है, क्षमा करें, वह रूस का वह भाग जो यूरोप के अंदर फैला हुआ है वह यूरोपीय रूस कहलाता है, लेकिन अधिकांश जनसंख्या उसकी यूरोपीय रूस में निवास करती है। तो इस प्रकार से इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो महाद्वीपीय प्रकार की स्थिति रखता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, लेकिन इसके अंदर जो कंट्री है उसके अंदर जैसे कनाडा को हम देखें तो वह पूर्व से पश्चिम तक उत्तर के अंदर फैला हुआ है। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो वह पूर्वी तट, अटलांटिक के पूर्वी तट से और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। इस प्रकार से इतने बड़े विशाल महाद्वीपीय स्थिति वाले क्षेत्र हैं और इसमें कई विविधताएं हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से मार्गों के केंद्र में स्थित ऐसे जो प्राकृतिक मार्ग हैं, या तो जिसे हम जलीय मार्ग कहें या स्थलीय मार्ग कहें, जल डमरू मध्य कहें, स्थल डमरू मध्य कहें, ऐसे मार्गों पर जो स्थित क्षेत्र हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और वहाँ पर होने वाली मानवीय क्रियाओं के मध्य एक विशेष प्रकार का उन्हें लाभ प्राप्त होता है और इस कारण से केंद्रीय स्थिति वाले क्षेत्रों को भी हम भूगोल में एक विशेष स्वरूप में देखते हैं। तो केंद्रीय स्थिति मार्गों के मध्य में स्थित है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हो सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि स्वेज नहर जो है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो उसके मध्य के अंदर जो देश हैं वो केंद्रीय स्थिति रखते हैं, जो मिस्र है, सऊदी अरब है, दक्षिण के अंदर यमन है, ओमान है, ये ऐसे देश हैं जो उस मार्ग पर हैं। इसी तरह से यह मार्ग जब भारत और श्रीलंका के मध्य से गुजरता है या श्रीलंका से गुजरता है तो वह भी एक केंद्रीय स्थिति है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंगापुर एक ऐसा देश है जो मार्गों की दृष्टि से या समुद्री मार्गों की दृष्टि से केंद्रीय स्थिति रखता है और उस स्थिति का वहाँ पर उसे लाभ भी मिला है। स्थलीय मार्गों में भी इस प्रकार के जो दर्रे हैं जो केंद्रीय स्थिति रखते हैं, वो उनका प्रभाव भी वहाँ के क्षेत्र या वहाँ के मानव समुदाय के क्रियाकलापों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं स्थिति के संदर्भ में निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। निकटवर्ती देशों से अभिप्राय आसपास के जो देश हैं, किसी क्षेत्र, कोई एक देश है, उसके आसपास कौन कौन से देश फैले हुए हैं, क्या वे देश उससे बड़े हैं या उससे छोटे हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्या वह निकटवर्ती देश जो हैं आपके शत्रु देश हैं या आपके मित्र देश हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन देशों में स्थित जो संसाधन हैं वे संसाधन भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो निकटवर्ती देशों के संदर्भ में
जो भौगोलिक स्वरूप है उसमें हमें परिवर्तन या उसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देशों के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सारे देश हैं। अब इनमें से यदि कोई देश बहुत अधिक संपन्न है तो वो भारत के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, और यदि ये विपन्न है तो भारत पर उसका दबाव रहता है। इसी प्रकार से बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इनके साथ हमारी मित्रतापूर्ण संबंध है या मित्रता नहीं है, या पाकिस्तान और श्रीलंका के संदर्भ में हम देखें तो उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, इसका भी प्रभाव भारत पर पड़ता है। भारत और चीन का जो रिलेशनशिप है उसको यदि हम देखें तो दो बड़े राष्ट्र, दो बड़े जन समुदाय के क्षेत्र हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनके संबंध से वहाँ के कार्यकलापों पर और कार्यकलापों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसे हम भौगोलिक दृष्टि से जानने का प्रयास करते हैं। तो निकटवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उस देश या उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और वहाँ के मानव समुदाय की जो कार्यशैली है उस पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर ये लोकेशन के संदर्भ में हम 3 मैप देख रहे हैं। एक तो जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था ग्लोब है, दूसरा ये जो मैप है बीच वाला जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता रखा है, यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का स्वरूप है, जिसमें हम ये देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर अधिकांश देश, अधिकांश स्थलीय भाग फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसका जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप प्रमुख है, लेकिन अधिकांश भाग जो है वो सागरीय है या महासागरीय भाग है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो देश फैले हुए हैं या जो महाद्वीपों के भाग आते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप आ रहा है, अफ्रीका का दक्षिणी भाग आ रहा है और दक्षिणी अमेरिका का भाग आ रहा है। इसके साथ ही एक यहाँ विश्व का मानचित्र हम देख रहे हैं। इस विश्व मानचित्र का जो ये स्वरूप है यह ग्लोब पर हमें अलग तरह से दिखता है, और हम ग्लोब पर उसके पृथ्वी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम देख पाते हैं, जिसे हम एक प्लेन सरफेस के ऊपर या एक समतल सरफेस के ऊपर धरातल पर उसे मानचित्र के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग रंगों से महाद्वीपों में फैले हुए देशों को बताया गया है, और उनके आपस की जो स्थिति है उसको, और अक्षांश देशांतरीय स्थिति क्या है, समुद्री स्थिति क्या है, इन सब को हम इस मानचित्र में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोकेशन वाला जो तत्व है, यह तत्व भूगोल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कह सकते हैं कि भूगोल का एक केंद्रीय तत्व है, जिसका प्रभाव किसी क्षेत्र के मानव समुदाय के कार्यकलापों पर और उसके द्वारा जो सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न किया जाता है उस पर पड़ता है। यहाँ पर ये पूरा विश्व का मानचित्र स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न देशों की स्थितियों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि उनकी स्थिति हर दृष्टि से किस प्रकार की है। जिनका उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था उसके अंदर, जैसे एशिया के अंदर देखें आपकी रूस और चाइना के बीच में मंगोलिया फैला हुआ है, ये लैंड लॉक्ड इलाका है। इसी तरह से रूस का जो दक्षिणी भाग है इधर पश्चिमी एशिया के अंदर, तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर में कजाकिस्तान है। इस तरह से अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बीच में फैला हुआ है, तो ये लैंड लॉक्ड इलाका है। इसी तरह से अफ्रीका को यदि आप देखें तो उसके अंदर मध्य में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो लैंड लॉक्ड है और समुद्र से दूर हैं। इसी तरह से अफ्रीका के चारों तटवर्ती भागों पर फैले हुए छोटे छोटे राष्ट्र हैं जिन्हें समुद्र का प्रभाव जिन पर समुद्र का प्रभाव है। इसी तरह से आप यूरोप को देखें ध्यान से, तो यूरोप कितना विच्छिन्नाकार रूप में फैला है और हर दृष्टि से ये समुद्र का निकटवर्ती भाग है, और समुद्र की निकटता के कारण यूरोप की जो संस्कृति है वो समुद्रोन्मुखी संस्कृति है, और इसका प्रभाव पूरे संसार पर भी पड़ा है और वहाँ के कार्यकलापों पर भी पड़ा है। इसी प्रकार आप उत्तरी अमेरिका को देखें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये नई दुनिया के रूप में हम जानते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और मध्य अमेरिकी देश, दक्षिण के अंदर जो
दक्षिणी अमेरिका है, इस अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील का जो पूर्वी भाग है वो अटलांटिक तट इस पर है। ब्राज़ील के दक्षिण के अंदर जो पर्पल रूप में दिखाया गया है वो अर्जेंटीना है। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका के जो उत्तर में फैले हुए देश हैं उसके अंदर वेनेजुएला, कोलंबिया और पश्चिम के अंदर फैले हुए हैं जिसमें चिली प्रमुख राष्ट्र हैं। और इस प्रकार से इन सब की जो लोकेशंस है, इन सब की जो स्थिति है, उसको देखकर हम उनके गुण अवगुण को देख सकते हैं। तो पृथ्वी तल पर किसी क्षेत्र या किसी प्रदेश की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, ये इन बातों से हम समझ सकते हैं। भूगोल का जो दूसरा तत्व है उसकी भौतिक दशाएं हैं। इसे भी हमें विस्तार से जानना चाहिए कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह है पृथ्वी तल पर स्थित भौतिक स्वरूप है। यानी भौतिक स्वरूप कैसा हो सकता है, भौतिक स्वरूप की भिन्नता वहाँ के मानव और उनके मध्य अंतर संबंधों को कैसे प्रभावित करती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। फिजिकल कंडीशंस में सबसे पहले हम स्थान देते हैं कि ग्रहीय संबंध। पृथ्वी जो हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है और इस सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है और उसके ग्रहीय संबंध कैसे हैं। यानी पृथ्वी का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है, पृथ्वी का सूर्य के साथ क्या संबंध है और इस सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है। इन सब का प्रभाव पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों पर पड़ता है। जैसे हम ये कहें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का 365 दिन में एक चक्र पूरा करती है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि पृथ्वी पर वर्ष का संबंध, पृथ्वी पर एक वर्ष जो 365 दिन का है, इसका संबंध पृथ्वी और सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। यानी वह सूर्य के चारों ओर जो एक चक्र पूरा करती है, यही पृथ्वी का एक वर्ष है। इसी प्रकार से चंद्रमास की यदि हम देखें तो चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, चंद्रमा एक महीने में या जो एक महीने में पूरा जो चक्र पूरा करता है पृथ्वी का, और उसके कारण से हम उसे एक चंद्रमास कहते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव, सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर कहाँ पर कितना पड़ेगा, ये इस पर निर्धारित करता है कि पृथ्वी और सूर्य के संबंध क्या है। और इस प्रकार से पृथ्वी पर दिन रात का होना, पृथ्वी पर वर्ष का होना, पृथ्वी पर मौसमों का परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ये सभी घटनाएं। और चंद्रमा के संदर्भ में यदि हम देखें तो चंद्रमा की कलाएं जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रभाव डालती है, साथ ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जो घटनाएं हैं, और पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा और पूरा जो बायोस्फीयर है उस पर सूर्य की किरणों का प्रभाव, इन सब को यदि हम देखें तो सूर्य और पृथ्वी का जो संबंध है, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो आपसी संबंध है, ये ग्रहीय संबंध है और इनका प्रभाव स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न रूप से हमें देखने को मिलता है। तो भौतिक दशाओं में सबसे पहला स्थान पृथ्वी का जो ग्लोबीय स्वरूप है और पृथ्वी सौर मंडल के सदस्य के रूप में अन्य ग्रहों और सूर्य के साथ उसके क्या संबंध है, इसको हम देखते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण भूगोल का तत्व है। दूसरा तत्व है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से अभिप्राय किसी देश या किसी क्षेत्र के संदर्भ में यदि हम देखें तो उसका कौन सा भाग पर्वतीय है, कौन सा भाग मैदानी है, कौन सा भाग पठारी है, कौन सा भाग मरुस्थलीय है, कौन सा भाग वनीय है, इन सब को हम इसमें देख सकते हैं। तो भौतिक स्वरूप से अभिप्राय और भौतिक रूप से वह धरातल किस प्रकार का बना हुआ है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का उत्तरी भाग जो हिमालय है वो पर्वतीय क्षेत्र है और विश्व के ऊंचे पर्वतों में उसका स्थान है। विश्व की अधिकांश यानी 40 चोटियाँ ऐसी है जो पूरे विश्व में ऊंची है, वो भारत के इस पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो पर्वत का है। फिर भारत का जो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर दक्षिण का भाग जो है जिसे हम दक्षिण का पठार कहते हैं, मरुस्थल राजस्थान के अंदर पाया जाता है। तटवर्ती भाग, समुद्र के तटवर्ती भाग जो मैदानी है। तो ये जो भौतिक स्वरूप है, इन भौतिक स्वरूपों ने वहाँ के निवासियों को, वहाँ के क्रियाकलापों को या वहाँ के भौगोलिक स्वरूप को किस प्रकार से प्रभावित किया है, तो ये एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है। इसके अलावा जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं उसमें जल राशियों का क्या स्वरूप है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर तालाब है, कहीं पर
समुद्र है, कहीं पर खाड़ियाँ हैं, वो इसके अंदर आती हैं। जैसा कि हम अभी जान रहे थे कि भौतिक स्वरूप के बाद जलाशय यानी जल राशियों की स्थिति किसी क्षेत्र में कैसी है, वह भी उसे उसके भौगोलिक स्वरूप को बहुत अधिक प्रभावित करती है। भूगोल की जो अन्य तत्व हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, और यह जो व्याख्यान है मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ये मेरा प्रथम व्याख्यान है इस टॉपिक पर। तो इसका दूसरा व्याख्यान जिसमें हम इसके आगे के जो भूगोल के तत्व हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।